नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, क्लास 12th सनराइज एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम शब्द शक्ति के बारे में पढ़ेंगे। 3 नंबर का क्वेश्चन आता है आपके परीक्षा में, शब्द शक्ति क्या होती है। हालांकि आपको पता होना चाहिए कि ये अर्थ के आधार पर शब्द का एक भेद होता है। शब्द के अंतर्गत आता है ये, अर्थ के आधार पर जो शब्द होते हैं उसके अंतर्गत आएगा आपके कि वाचक, लक्षक और व्यंजक। वाचक, लक्षक और व्यंजक। वाचक का अर्थ यही होता है कि एक अर्थ देने वाला होता है, मतलब वाचक के अंतर्गत एक अर्थ दिया जाता है, और लक्षक के अंतर्गत 2 अर्थ प्रदान होते हैं, और व्यंजक के अंदर 2 से अधिक अर्थ प्रदान किए जाते हैं या 2 से अधिक अर्थ हमको मिलते हैं। अब लेते हैं अपन शब्द शक्ति का, आखिर शब्द शक्ति क्या है। तो शब्द के अर्थ को जिस माध्यम से ग्रहण किया जाता है वह माध्यम शब्द शक्ति कहलाता है। ध्यान देना वापस इसको कि शब्द के अर्थ को जिस माध्यम से ग्रहण किया जाता है वह माध्यम शब्द शक्ति कहलाता है। भारतीय काव्य शास्त्र यानी कि भारत का जो काव्य शास्त्र है उसके एक बहुत बड़े विद्वान हुए थे जिनका नाम था मम्मट। उन्होंने अपनी पुस्तक काव्य प्रकाशन के अंतर्गत जो है 3 प्रकार के शब्द बताए। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के शब्द बताए और 3 प्रकार के अर्थ का निर्देश भी दिया है। 3 प्रकार के शब्द और 3 प्रकार के ही अर्थ। वापस ध्यान देना कि शब्द शक्ति क्या है कि शब्द के अर्थ को जिस माध्यम से ग्रहण किया जाता है वह माध्यम क्या कहलाता है, आपके शब्द शक्ति कहलाएगा। ठीक है। फिर अगला पॉइंट, मुख्य बात है कि भारतीय काव्य शास्त्र के महान विद्वान जिनका नाम था मम्मट, उन्होंने अपनी पुस्तक काव्य प्रकाशन के अंतर्गत 3 प्रकार के शब्दों के बारे में बताया है और 3 प्रकार के ही अर्थ का उन्होंने निर्देश भी दिया है। उन्होंने कहा है वाच्य, लक्ष्य और व्यंजक, ये 3 प्रकार के अर्थ माने। कितने? 3 अर्थ माने, वाच्य, लक्षक और व्यंग्य। अब देखो आगे जो इस प्रकार से, पहला है आपके वाचक शब्द। वाचक का अर्थ क्या होता है वैसे? वाच्य। वाचक का अर्थ होता है वाच्य, जो मैंने अभी आपको बताया है कि वाचक का मतलब होता है बोलने वाला, यानी कि एक अर्थ जहाँ पर दिया जा रहा है वह वक्ता द्वारा बोले गए वाक्य का सीधा अर्थ ग्रहण करना। यानी कि जो वक्ता है, कहने वाला जो है, उसके द्वारा जो भी शब्द बोला जा रहा है, जो वाक्य बोला जा रहा है, उसका हम सीधा ही अर्थ ग्रहण कर लेते हैं, उसको हम कहते हैं वाचक शब्द। क्या कहेंगे? वाचक शब्द। यानी कि वक्ता द्वारा, कहने वाले के द्वारा जो बोले गए जो वाक्य हैं उस वाक्य का सीधा अर्थ ग्रहण किया जाता है, वो कहलाता है आपके वाच्य या वाचक। जैसे उदाहरण के लिए, मैं राजस्थानी हूँ। अब इसका सीधा अर्थ क्या है कि इसमें वक्ता के इस वाक्य का सीधा वाच्य अर्थ क्या बन रहा है कि वह राजस्थान का रहने वाला है। अब इसी उदाहरण से अपन अगले वाले 2 चीज़ें और पढ़ेंगे कि मैं राजस्थानी हूँ, जिसका सीधा अर्थ अपन क्या ग्रहण करते हैं कि वह राजस्थान का रहने वाला है। अगर अपन सीधा अर्थ ही ग्रहण कर रहे हैं तब तो वो कौन सा शब्द है? आपके वाचक शब्द। जिस तरह से मैंने आपको अलंकार के अंदर बताया था, एक ही शब्द के आधार पर तीनों आपके बातें क्लियर की थी। मुख, चंद्र, बताया था ना अलंकार के अंदर कि मुख मानो चंद्र, चंद्रमा के समान मुख, और चंद्रमा रूपी मुख। तो ये तीनों अलंकार उसमें जिस तरह से एक ही उदाहरण से क्लियर किए थे मैंने आपको, वैसे ही मैं राजस्थानी हूँ, इसी एक ही वाक्यांश के आधार पर जो है आपको ये तीनों बातें क्लियर हो जाएगी कि वाचक क्या होता है, लक्षक क्या होता है और व्यंजक क्या होता है। अब देखिए इसमें लक्षक शब्द, दूसरा क्या है आपके? लक्षक शब्द, जिसका अर्थ होता है लक्ष्य। जहाँ वक्ता द्वारा बोले गए शब्द का लक्षणों के आधार पर, ध्यान देना, किसके आधार पर? लक्षणों के आधार पर अर्थ ग्रहण किया जाता है। यानी कि जो बोलने वाला है उसके द्वारा जो वाक्यांश बोला गया है तो उसके जो लक्षण प्राप्त हो रहे हैं उन लक्षणों के आधार पर हम अगर अर्थ ग्रहण करते हैं तो वो क्या कहलाएगा? आपके लक्षक शब्द कहलाएगा। अब जैसे वही उदाहरण ले रहे हैं अपन, मैं राजस्थानी हूँ। अब इस वाक्य में राजस्थानी को क्या माना गया है कि राजस्थान की
संस्कृति का द्योतक माना गया, क्योंकि हमारे राजस्थान की जो संस्कृति है वो बहुत ही विस्तृत है, बहुत ही अधिक है, बहुत ही फैली हुई है। तो यह लक्षण शब्द होगा और राजस्थानी संस्कृति इसका लक्ष्यार्थ है। लक्ष्यार्थ क्या बनेगा? राजस्थानी संस्कृति। देखो ध्यान देना कि राजस्थानी संस्कृति जो है इसका लक्ष्यार्थ होगा। मैं राजस्थानी हूँ, अगर अपन सीधा अर्थ ग्रहण करते हैं कि भाई मैं राजस्थानी हूँ यानी कि राजस्थान का रहने वाला हूँ, तब तो वो क्या है? वाचक है। और अगर अपन इसका दूसरा अर्थ ग्रहण करते हैं, मैंने बताया था अभी शुरू में जैसे स्टार्ट किया था, मैंने कहा था कि ये अर्थ के आधार पर शब्द भेद होता है जो 3 प्रकार के होते हैं, वाचक, लक्षक और व्यंजक। अब वाचक का अर्थ क्या होता है कि एक अर्थ देने वाला होता है, एक ही अर्थ निकलता है, जबकि लक्षक के अंतर्गत 2 अर्थ निकलते हैं और व्यंग्यार्थ के अंतर्गत यानी कि व्यंजक के अंतर्गत जो है अनेकों अर्थ निकाल सकते हैं अपन। तो अब जैसे यहाँ पर आपके क्या आया कि वही शब्द है, आपको वाक्य वही है कि मैं राजस्थानी हूँ, और यहाँ पर भी अपन ने वही लिया है उदाहरण कि मैं राजस्थानी हूँ, लेकिन यहाँ पर राजस्थानी का अर्थ ये बनता है आपके कि वह राजस्थान का रहने वाला है, जबकि यहाँ पर इसका अर्थ क्या ग्रहण किया जा रहा है? राजस्थान की संस्कृति से। किससे संबंधित है ये? राजस्थान की संस्कृति को जो है मुख्य लक्षित किया जा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। व्यंजक के लिए व्यंग्य अर्थ लेते हैं। व्यंजक के अंतर्गत क्या आएगा? व्यंग्य अर्थ आएगा जहाँ वक्ता का भाव लक्षणों द्वारा भी अभिव्यक्त नहीं होता है। ध्यान देना कि जहाँ वक्ता जो कह रहा है उसका भाव लक्षणों के द्वारा हम अभिव्यक्त नहीं करते हैं और अन्य अर्थ ग्रहण करने की कल्पना करते हैं, एक अलग से अर्थ जो है निकालते हैं, एक तीसरा अर्थ निकालते हैं, तब वहाँ पर कौन सी शब्द शक्ति काम आती है? आपके कौन सा शब्द कहलाएगा? आपके व्यंजक कहलाएगा। जैसे सावधान, मैं राजस्थानी हूँ, वापस वो कब आ रहा है कि मैं राजस्थानी हूँ। यहाँ पर भी यही था, मैं राजस्थानी हूँ, यहाँ पर भी मैं राजस्थानी हूँ और यहाँ पर भी मैं, लेकिन यहाँ पर एक अलग से अर्थ ग्रहण हो रहा है। क्या हो रहा है? यहाँ राजस्थानी शब्द का अभिप्रेत अर्थ है जो हम ग्रहण कर रहे हैं, वो लक्षणों से प्राप्त नहीं करके क्या कर रहे हैं कि इसमें राजस्थान के वीरों की वीरता, राजस्थान के वीरों की वीरता व्यंजित हो रही है। यानी कि सावधान, मैं राजस्थानी हूँ, अर्थात कि मेरे से सावधान रहना, क्योंकि मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ, यानी कि मैं राजस्थानी हूँ। और ये राजस्थानी कैसी भूमि है? वीरों की भूमि है, वीर प्रसूता भूमि है, अर्थात ये वीरों की वीरता को व्यंजित कर रही है। अतः ये शब्द कैसा कहलाएगा? आपके व्यंजक कहलाएगा। और इसका व्यंग्य अर्थ क्या है? वीर पुरुष, यानी कि वो अपने आप में क्या है? राजस्थानी है, कहने का मतलब वह वीर पुरुष है। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब हम आगे बढ़ते हैं। उपयुक्त शब्द विभाजन के आधार पर, ये जो शब्द विभाजन किया गया है इसके आधार पर शब्द की 3 शक्तियाँ मानी गई है। वही है, वाचक का मतलब होता है अभिधा, लक्षक का अर्थ होता है लक्षणा और व्यंजक का होता है व्यंजना। क्लियर? अब अपन लेते हैं अभिधा शब्द शक्ति कि अभिधा शब्द शक्ति क्या होती है। वाच्यार्थ यानी कि मुख्यार्थ का बोध कराने वाली शक्ति को अभिधा शब्द शक्ति कहा जाता है। वाच्यार्थ यानी कि मुख्यार्थ, जो मुख्य अर्थ है जिसको हम सीधा ही ग्रहण करते हैं, जैसा है वैसा का वैसा अपन ग्रहण कर लेते हैं, वो शब्द शक्ति क्या कहलाएगी? आपके अभिधा शब्द शक्ति कहलाएगी। यानी कि जो मुख्यार्थ है उसी मुख्यार्थ को हम सीधा ही ग्रहण कर लेते हैं, तो ऐसी शब्द शक्ति आपकी क्या कहलाएगी? अभिधा शब्द शक्ति कहलाएगी। अभिधा का संबंध शब्द का एक ही अर्थ ग्रहण करने में, यानी कि अभिधा का संबंध क्या है कि जो शब्द है, जो वाक्य है, उसका हम केवल एक ही अर्थ ग्रहण करते हैं, एक से अनेक नहीं करेंगे। ना हम लक्षण के आधार पर जाएंगे और न ही व्यंग्य के आधार पर, सीधा एक ही अर्थ ग्रहण करते हैं, तो वो शब्द शक्ति आपकी क्या है? अभिधा शब्द शक्ति कहलाएगी। अब इससे आगे बढ़ रहे हैं अपन, इसके कुछ एग्जाम्पल भी लेंगे अपन। देखिए, किसी ने कहा पानी दो, यानी कि किसी ने कहा है क्या? पानी दो। तो इस वाक्य का अर्थ क्या है? अभिधा के माध्यम से केवल इतना ही है कि पानी पीने के लिए मांगा जा रहा है। किसी ने बोला कि भाई पानी दो, तो इसका अभिधा शब्द शक्ति के आधार पर
केवल इतना ही अर्थ निकलता है, इतना ही हम अंदाज लगाएंगे, इतना ही इसको मान के चलेंगे कि पानी जो है किसके लिए मांगा गया है, पीने के लिए मांगा गया है। वस्तुत अभिधा में जो बोला जाता है और सुनकर प्रथम बार में ही जो अर्थ ग्रहण किया जाता है, वही अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया इसके अंतर्गत आती है। यानी कि अभिधा में जो बोला जाता है और सुनकर पहली बार में जो अर्थ अपन ग्रहण करते हैं, पहली बार में ही सीधा ही उसका अर्थ अगर अपन ग्रहण करते हैं तो वह क्या कहलाएगा, आपके अभिधा शब्द शक्ति के अंतर्गत आएगा। जैसे उदाहरण के लिए किसान फसल काट रहा है, किसान क्या कर रहा है, फसल काट रहा है। सीधा अर्थ है कि किसान काम कर रहा है अपना खेत के अंदर, और वह काम क्या कर रहा है, फसल काटने का काम कर रहा है। बिल्ली भाग रही है, अब बिल्ली दौड़ रही है, भाग रही है, तो इसका सीधा ही अर्थ है कि भाई बिल्ली दौड़ रही है। जयपुर राजस्थान की राजधानी है। अब इसमें भी अपन कोई दूसरा लक्षण के आधार पर कोई भी अर्थ ग्रहण नहीं कर पा रहे, न व्यंग्य के आधार पर अर्थ ग्रहण कर रहे हैं, अपन इसका सीधा ही अर्थ ग्रहण कर रहे हैं और केवल एक ही अर्थ ग्रहण कर रहे हैं कि जयपुर क्या है, राजस्थान की राजधानी है। तो ये शब्द शक्ति क्या कहलाएगी, आपके अभिधा शब्द शक्ति कहलाएगी। क्लियर हो गया अभिधा। चलो अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन लक्षणा शब्द शक्ति के अंतर्गत। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के अंदर जो है एक वाक्य जैसे ये दे रखा है, ये वाक्य है और इसी वाक्य को दिया जाता है कि भाई ये कौन सी शब्द शक्ति है, परिभाषित कीजिए, अर्थात इसकी परिभाषा लिखिए। तो पहले आपको शब्द शक्ति को पहचानना है, पहले वाक्य को पढ़ना है, फिर उसका अर्थ ग्रहण करके देखना है कि उसका सीधा अर्थ निकल रहा है या लक्षण के आधार पर अर्थ निकल रहा है या व्यंग्य के आधार पर निकल रहा है। तो तुरंत आपको पता लग जाएगा कि भाई अर्थ अपन ने कैसे ग्रहण किया है, तो उसके आधार पर उस शब्द शक्ति का नाम हो जाएगा और जो शब्द शक्ति का नाम है उसके आधार पर उसकी आपको परिभाषा लिखनी होती है। अब लेते हैं अपन लक्षणा शब्द शक्ति। लक्षणा शब्द शक्ति में क्या होता है कि जब शब्द के वाच्यार्थ यानी कि मुख्यार्थ को छोड़कर, देखो वहाँ पे क्या था आपके, यहाँ अभी अपन ने पढ़ा है कि मुख्यार्थ का बोध कराने वाली शक्ति, यानी कि सीधा ही मुख्य जो अर्थ है उसी को हम ग्रहण करते हैं, ठीक है। जबकि लक्षणा शब्द शक्ति के अंतर्गत आपके क्या आता है कि मुख्य जो अर्थ है उसको छोड़ा जा रहा है और लक्षणों के आधार पर किसी दूसरे अर्थ को ग्रहण किया जाता है। सीधी सी सिंपल सी बात है कि अभिधा शब्द शक्ति में जो मुख्य अर्थ है उसी को हम ग्रहण करते हैं, जबकि लक्षणा शब्द शक्ति के अंदर मुख्य अर्थ को छोड़ देते हैं और उसके आधार पर, मतलब मुख्य अर्थ को छोड़ देते हैं और लक्षणों के आधार पर हम दूसरे अर्थ को ग्रहण करते हैं, तब उसे लक्ष्यार्थ कहते हैं। लक्ष्यार्थ का बोध कराने वाली शक्ति यानी कि लक्ष्यार्थ का जो बोध कराती है ऐसी शक्ति को हम क्या कहेंगे, लक्षणा शब्द शक्ति कहेंगे। कि जब वक्ता अपने वाक्य में मुख्यार्थ से हटकर यानी कि जो मुख्य अर्थ है उससे हटकर कुछ अन्य अर्थ ग्रहण करने की कोशिश करता है, यानी कि कोई दूसरा अर्थ जो है ग्रहण करता है, तब लक्षणों के आधार पर अर्थ ग्रहण किया जाता है। जैसे कि शिवाजी शेर है, अब शिवाजी शेर है तो उनका नाम तो शेर है नहीं, अब हम शिवाजी शेर यानी कि इनके लक्षण कैसे थे, शेर के समान थे। वे किसी से डरते नहीं थे, वे कभी किसी से डरते नहीं थे, शेर के समान बहादुर थे। इस कारण से हम इसका सीधा लक्ष्य कहाँ पर प्रकट हो रहा है, इसका शेर के अंदर, यानी कि शिवाजी के अंदर शेर वाले गुण थे, शेर वाले लक्षण थे। लाल पगड़ी जा रही, अब पगड़ी जो होती है, पगड़ी साफा होता है ना, पता है ना आप लोगों को, तो पगड़ी तो ऐसे जाती है नहीं कि लाल पगड़ी जा रही है, तो लाल पगड़ी जा रही है। लाल पगड़ी का अर्थ ये बना आपके कि लाल पगड़ी वाला कौन, पहले के समय में अंग्रेजी शासन काल के दौरान जो सिपाही होते थे, पुलिस वाले जो होते थे, वे लाल पगड़ी को धारण करते थे। तो इसका अर्थ जो है वो लाल पगड़ी का अर्थ क्या है कि पुलिस वाले जा रहे हैं, यानी कि मुख्य अर्थ से हट गए अपन और लक्षणों के आधार पर अर्थ ग्रहण किया। लाल पगड़ी का अर्थ क्या बनता है, सिपाही जा रहा है। प्यारे मोहन गधा है, अब प्यारे मोहन नाम का कोई व्यक्ति है, उसको क्या कह दिया, गधा है। अब वह गधा नहीं है लेकिन उसके अंदर गधे वाले लक्षण हैं, गधे वाले लक्षण प्रकट हो रहे हैं, इसलिए उसको क्या बताया गया है कि प्यारे मोहन गधा है। अब है लक्षणा के भेद।
कि काव्य शास्त्र के आचार्यों ने लक्षणा के 2 भेद बांटे हैं। कितने भेद माने हैं? 2 भेद माने हैं। एक तो है रूढ़ा लक्षणा और दूसरा है प्रयोजनवती लक्षणा। रूढ़ा लक्षणा के अंतर्गत क्या होता है कि जब किसी काव्य रूढ़ी को आधार बनाकर जो है लक्षणा शक्ति का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ रूढ़ा लक्षणा मानी जाती है। यानी किसी परंपरा को जो है अपन लेकर चलते हैं। अगर कोई रूढ़ी परंपरा है, उस परंपरा के आधार पर अगर अपन आगे बढ़ते हैं तो वो आपकी क्या कहलाएगी? रूढ़ा लक्षणा कहलाएगी। अब रूढ़ा लक्षणा के लिए जैसे कि भारत जाग उठा, उदाहरण क्या है कि भारत जाग उठा। इस वाक्य में भारत से वक्ता का यानी कि बोलने वाले का अर्थ क्या है कि भारत देश नहीं होकर क्या हुआ? भारतवासी। क्या बनेगा? भारतवासी जाग गए। अर्थात कि भारत शब्द का भारतवासी अर्थ में प्रयोग कविगण या लेखक करते आ रहे हैं। यानी कि कई सदियों से जो है कवि भी और लेखक भी भारतवासी शब्द का प्रयोग करते आ रहे हैं। वो किसके लिए? भारत के लिए। ठीक है, यानी कि भारत जाग उठा, इसका अर्थ भारत नहीं होकर क्या बनेगा? वो भारतवासी। यानी कि भारतवासी भारतीय लोग जो है वो जाग गए। यानी कि अंग्रेजी सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए अब भारतवासी जाग गए। इसी रूढ़ी को आधार बनाकर भारतवासियों के सचेत और जागरूक होने की बात कही गई है कि ये जो रूढ़ी बात बताई गई है, इसी रूढ़ी परंपरा को मानते हुए क्या बताया गया है कि इसको आधार बनाकर जो है भारतवासियों को सचेत और जागरूक होने की बात बताई गई है। क्लियर हो गया यहाँ तक आपके? रूढ़ा लक्षणा। ठीक है, वापस एक बार सुन लो कि जब किसी काव्य यानी कि रूढ़ी या परंपरा को आधार बनाकर जो अगर अपन प्रयोग करते हैं लक्षणा शक्ति का तो वो रूढ़ा लक्षणा कही जाती है। जैसे कि भारत जाग उठा, इस वाक्य में भारत से वक्ता का तात्पर्य क्या बनता है कि भारत देश नहीं होकर क्या बनेगा? वो भारतवासी होगा। भारत शब्द का भारतवासी अर्थ में प्रयोग कविगण अथवा लेखक करते आ रहे हैं और इसी रूढ़ी को आधार बनाकर भारतवासियों के सचेत और जागरूक होने की बात कही गई है। क्लियर? अब अपन आगे लेते हैं। वहाँ लाठियाँ चल रही है। अब इसके उदाहरण ध्यान देना, रूढ़ा लक्षणा के उदाहरण कि वहाँ लाठियाँ चल रही है। अब लाठियाँ कैसे चलती है? अपने आप तो चलती नहीं है, इसका अभी मैं अर्थ समझाऊंगा आपको। फिर बड़े हरिश्चंद्र बनते हो, लाठियाँ चल रही है अर्थात यहाँ लाठियों का अर्थ क्या है? लाठी चलाने वाले व्यक्ति। ठीक है, लाठियों का अर्थ क्या है? लाठी चलाने वाले व्यक्ति से लिया गया है। जहाँ पर झगड़ा हो रहा है, दंगा हो रहा है, फसाद हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में लोग लाठियाँ लेकर आपस में झगड़ रहे हैं। तो इसका सीधा अर्थ जो है वो मतलब सीधा अर्थ इसका ग्रहण नहीं करके हम लाठियाँ चल रही है का अर्थ क्या बनेगा कि वहाँ झगड़ा हो रहा है, दंगा हो रहा है। बड़े हरिश्चंद्र बनते हो, हरिश्चंद्र। अब हरिश्चंद्र का अर्थ, वैसे हरिश्चंद्र कौन था? सत्यवादी था, यानी कि हमेशा सत्य बोलने वाला। तो यहाँ पर इसका अर्थ क्या बनेगा? हरिश्चंद्र से लगाया जाएगा क्या? सत्य बोलने वाला। हमेशा तुम सच बोलते हो, सत्य बोलते हो। कश्मीर रक्त में डूबा हुआ है। कश्मीर रक्त में डूबा हुआ है। अब कश्मीर रक्त में डूबा हुआ है मतलब खून के अंदर तो पूरा डूबा हुआ है नहीं, मतलब इसका अर्थ ये हो रहा है, कश्मीर का अर्थ कश्मीर के निवासियों से लिया गया है। यानी कि कश्मीर के अंदर आए दिन घाटियों में क्या होता है? आतंकवादियों के दंगे होते हैं, आतंकवादी बम विस्फोट वगैरह कर देते हैं, जिससे कश्मीर वासी जो है रक्त में डूबे हुए हैं। फिर इंग्लैंड की 4 विकेट से पराजय। इंग्लैंड जो है 4 विकेट से हारा। तो अब यहाँ इंग्लैंड का हारना नहीं है, बल्कि इंग्लैंड के खिलाड़ियों द्वारा, क्रिकेट के जो खिलाड़ी है ना, उनसे संबंधित है कि क्रिकेट के खिलाड़ी जो है वो 4 विकेट से पराजित हो गए। अब देखो यहाँ इंग्लैंड शब्द से इंग्लैंड के क्रिकेट खिलाड़ी से लिया गया है। इंग्लैंड जो शब्द है उसका अर्थ क्या बनता है कि क्रिकेट खिलाड़ी। ये कौन सी लक्षणा है? रूढ़ी लक्षणा। ठीक है, ये कौन सी लक्षणा आएगी आपके? रूढ़ी लक्षणा के उदाहरण में आएंगे। अब लाठियाँ चल रही है, यानी कि लाठियों से जो तात्पर्य है वो क्या है? लाठी चलाने वाले व्यक्ति, यानी कि लाठी चलाते व्यक्ति। फिर था आपके हरिश्चंद्र।
कि हरिश्चंद्र से अर्थ क्या बन रहा है, सत्य बोलने वाला, कि तू बड़ा हरिश्चंद्र बनता है, यानी कि हमेशा सत्य बोलता है, कभी तो मेरी बात मान लिया कर। फिर कश्मीर जो है रक्त में डूबा हुआ है, तो कश्मीर का अर्थ क्या बन रहा है आपके, निवासियों का तात्पर्य, यानी कि कश्मीर के जो वासी हैं, कश्मीर के जो निवासी है, उन पर आधारित करके ये वाक्य बनाया गया है। तो ये सारे रूढ़ि पर आधारित है, इसलिए ये जो भी वाक्य दे रखे हैं वो कैसे हैं, रूढ़ा लक्षणा शक्ति के उदाहरण है। स्पष्ट हो गया आपके यहाँ तक। अब देखो इसके संबंध में एक बार पुनः इसको समझ लो, इसके बाद आपको कुछ होमवर्क मैंने दिए हैं वो आपको करना है। शब्द शक्ति क्या होता है, शब्द शक्ति कि शब्द के अर्थ को जिस माध्यम से ग्रहण किया जाता है वह माध्यम शब्द शक्ति कहलाता है, यानी कि शब्द के अर्थ को हम जिस माध्यम से ग्रहण करते हैं वह माध्यम आपके क्या कहलाएगा, शब्द शक्ति कहलाएगा। भारतीय जो विद्वान थे मम्मट, उन्होंने अपनी पुस्तक काव्य प्रकाशन के अंदर इसको 3 प्रकार बताए हैं और 3 तरह के इन्होंने अर्थ भी बताए। उन्होंने वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य ये 3 प्रकार के अर्थ माने हैं। पहला है वाचक, जो कि वाच्य के अर्थ में है कि वक्ता द्वारा बोले गए वाक्य का सीधा अर्थ ग्रहण करना, कि जो वक्ता है वो कोई भी वाक्य बोल रहा है तो उसका हम सीधा ही अर्थ ग्रहण करते हैं। जैसे कि मैं राजस्थानी हूँ, इसमें वक्ता के इस वाक्य का सीधा अर्थ होगा कि वह राजस्थान का रहने वाला है, यानी कि इसका सीधा अर्थ क्या ग्रहण हो रहा है कि वह राजस्थान का रहने वाला है। फिर आता है आपके लक्षक शब्द, यानी कि लक्ष्य अर्थ है, जहाँ वक्ता द्वारा बोले गए शब्द का लक्षणों के आधार पर अर्थ ग्रहण किया जाता है, यानी कि लक्षण के आधार पर हम उसके अर्थ को ग्रहण करते हैं। जैसे कि मैं राजस्थानी हूँ, वो का वो आपके वाक्यांश है कि मैं राजस्थानी हूँ, और इस वाक्य में राजस्थानी को राजस्थान की संस्कृति का द्योतक बताया गया है, यानी कि लक्षण क्या है कि राजस्थान की संस्कृति से संबंधित है। राजस्थानी हूँ कहने का अर्थ ये हुआ कि वो राजस्थान की संस्कृति से संबंधित है। तीसरा आपके व्यंजक शब्द, जो कि व्यंग्य के अर्थ में होता है, जहाँ वक्ता का भाव लक्षणों द्वारा भी अभिव्यक्त नहीं हो पाता है और अन्य अर्थ की कल्पना करनी होती है, यानी कि यहाँ पर लक्षण भी नहीं लेंगे, सीधा अर्थ भी नहीं लेंगे, लेकिन एक तीसरा और अन्य अर्थ जो है उसकी कल्पना करते हैं, वहाँ पर आपके क्या कहलाएगा, आपके व्यंजक होगा। जैसे सावधान मैं राजस्थानी हूँ, यानी कि मेरे से सावधान रहना, मैं राजस्थानी हूँ। यहाँ राजस्थानी का अर्थ क्या है, वीरों की भूमि, वीरों की वीरता, वीरों की भूमि कह दो या वीरों की वीरता से लिया गया है। और ये शब्द व्यंजक है जिसका व्यंग्य अर्थ क्या निकलता है, आपके वीर पुरुष निकलता है। अब इसके बाद आपके उपयुक्त शब्द विभाजन के आधार पर शब्द की क्रमशः 3 शक्तियाँ मानी गई है। कितनी शक्तियाँ हैं, 3 शक्तियाँ हैं। पहली अभिधा, दूसरी लक्षणा और तीसरी व्यंजना। अभिधा शब्द शक्ति क्या होती है कि वाच्यार्थ यानी कि जो मुख्य अर्थ है उसका बोध कराने वाली शक्ति को अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं, यानी कि जिसका हम सीधा ही अर्थ ग्रहण कर लेते हैं, मुख्य अर्थ को ही हम ग्रहण करते हैं सीधा, तो वो आपके क्या कहलाएगी, आपके अभिधा शब्द शक्ति कहलाएगी। अभिधा का संबंध शब्द का एक ही अर्थ ग्रहण करने में, कि एक ही अर्थ उसका ग्रहण किया जाता है। नेक्स्ट आगे देखो, इसके उदाहरण के तौर पर कि किसी ने कहा पानी दो, तो इस वाक्य के अंतर्गत अर्थ जो है वो क्या बनता है, अभिधा के माध्यम से केवल इतना ही अर्थ बनेगा कि पानी जो है किस लिए मांगा गया है, पीने के लिए मांगा गया। वस्तुतः अभिधा में जो बोला जाता है और सुनकर पहली बार में जो अर्थ ग्रहण किया जाता है वही अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया इसके अंतर्गत आती है। जैसे और भी 2 उदाहरण दे रखे हैं कि किसान फसल काट रहा है, बिल्ली भाग रही है, जयपुर राजस्थान की राजधानी। तो इसके हम सीधे ही अर्थ ग्रहण कर रहे हैं कि किसान क्या कर रहा है कि फसल काट रहा है, बिल्ली भाग रही है और जयपुर है वो राजस्थान की राजधानी, जिसका सीधा अर्थ ग्रहण किया जा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं अपन लक्षणा शब्द शक्ति के अंतर्गत। तो इसमें क्या होगा, मुख्य अर्थ को छोड़ा जाएगा और दूसरा अर्थ अपन ग्रहण करते हैं कि जब शब्द के वाच्यार्थ यानी कि मुख्य अर्थ को छोड़कर लक्षणों के आधार पर किसी दूसरे अर्थ को ग्रहण करते हैं तब उसे लक्ष्यार्थ कहते हैं, और लक्ष्यार्थ का बोध कराने वाली शक्ति को लक्षणा शक्ति कहा जाता है। जब वक्ता अपने वाक्य में मुख्यार्थ से हटकर, जो मुख्य अर्थ है उससे हटकर कुछ अन्य अर्थ ग्रहण करने की कोशिश करता है तब लक्षणों के आधार पर अर्थ ग्रहण किया जाता है। जैसे शिवाजी शेर हैं,
अभी मैंने इसको समझाया भी था कि शिवाजी शेर है, अर्थात शिवाजी के अंदर किसके लक्षण है? शेर के लक्षण है। लाल पगड़ी जा रही है, लाल पगड़ी ऐसे चलती नहीं है, लाल पगड़ी का यहाँ पर अर्थ क्या है? सिपाही जा रहे हैं। प्यारे मोहन गधा है, मतलब जानवर तो है नहीं, लेकिन गधे जैसे उसमें लक्षण है। अब लक्षणा के भेद के काव्य शास्त्र के आचार्यों ने लक्षणा के मुख्य 2 भेद बताए हैं। एक तो है रूढ़ा लक्षणा और दूसरा है प्रयोजनवती लक्षणा। अब रूढ़ा लक्षणा में क्या होता है कि जब किसी काव्य यानी कि रूढ़ी यानी कि परंपरा को आधार या लक्षणा शक्ति का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पर रूढ़ा लक्षणा मानी जाती है। जैसे उदाहरण के लिए भारत जाग उठा, और इस वाक्य में भारत से वक्ता का तात्पर्य यानी कि कहने वाले का अर्थ क्या है? भारत देश नहीं होकर क्या बनेगा? भारत देशवासी, यानी कि भारत के जो वासी है, भारत के जो निवासी है, उससे इनका अर्थ निकाला गया। भारत शब्द का भारतवासी अर्थ में प्रयोग कविगण अथवा लेखक करते आ रहे हैं, यानी कि भारत का जो है, भारतवासी का जो अर्थ है वो सदियों से जो है कई कविगण और कई लेखकगण हैं, वे इसका प्रयोग भारत के तौर पर करते आ रहे हैं भारतवासी के लिए। इसी रूढ़ी को आधार बनाकर भारतवासियों के सचेत और जागरूक होने की बात बताई गई है। फिर आगे देखिए, वहाँ लाठियाँ चल रही है, इसके उदाहरण कि वहाँ लाठियाँ चल रही है। लाठियाँ चल रही मतलब लाठियाँ कोई आती जाती नहीं है, लेकिन लाठियाँ चलने का मतलब वहाँ लोगों के द्वारा लाठियाँ चलाई जा रही है, यानी कि आपस में दंगा फसाद हो रहा है, लाठियों से झगड़ रहे हैं, ये बात आएगी। बड़े हरिश्चंद्र बनते हो, हरिश्चंद्र, अब हरिश्चंद्र तो बनना का अर्थ क्या होता है कि हरिश्चंद्र कौन थे? सत्यवादी थे, जो हमेशा सत्य का मतलब सत्य के आधार पर वे चलते थे, अनुयायी थे और हमेशा सत्य बोलते थे। तो यहाँ पर हरिश्चंद्र का अर्थ क्या है? सत्य बोलने वाला व्यक्ति। कश्मीर रक्त से डूबा हुआ है, कश्मीर रक्त में डूबा हुआ है। अब कश्मीर रक्त में डूबा हुआ है, कश्मीर का अर्थ यहाँ पर क्या बनता है? कश्मीरवासी, जो हमेशा रक्त में डूबे रहते हैं। कहने का अर्थ यही है कि वहाँ आतंकवादियों के द्वारा जो है हमेशा जो है बम विस्फोटक जो है, घातक बम विस्फोटक किए जाते हैं, जिसमें कश्मीरवासी जो है काफ़ी उनका नुकसान होता है और काफ़ी लोग मारे जाते हैं बेचारे यूं ही। फिर है इंग्लैंड की 4 विकेट से पराजय। अब इंग्लैंड की 4 विकेट से पराजय का अर्थ यानी कि इंग्लैंड से लेना देना कुछ नहीं है। इंग्लैंड का मतलब क्या हो रहा है कि इंग्लैंड के क्रिकेट खिलाड़ी, ठीक है। तो यहाँ इंग्लैंड शब्द से इंग्लैंड के क्रिकेट खिलाड़ी से मतलब निकल रहा है, जबकि लाठियाँ से लाठी चलाने वाले व्यक्ति से अर्थ निकल रहा है, जबकि हरिश्चंद्र से सत्य बोलने वाले व्यक्ति का अर्थ बन रहा है, और कश्मीर से कश्मीर के जो निवासी है उनका तात्पर्य जो है रूढ़ी आधार पर निकाला जा रहा है। अतः ये जो भी वाक्यांश आपके दे रखे हैं वो रूढ़ा लक्षणा के उदाहरण है, इसमें रूढ़ा लक्षणा का प्रयोग किया गया। अब आती है होमवर्क की बात। आपको गृह कार्य के अंतर्गत 2 क्वेश्चन दिए मैंने। अभिधा लक्षणा का अंतर स्पष्ट कीजिए, यानी कि अभिधा शब्द शक्ति और लक्षणा शब्द शक्ति में क्या अंतर होता है, उसको आपको अंतर को स्पष्ट करना है। दूसरा क्वेश्चन है आपके निम्नलिखित वाक्यों में किस किस शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है, कौन कौन सी शब्द शक्ति है उसका प्रयोग हुआ है। जैसे पहला है देश की नाव मझधार में है। देश की नाव मझधार में, ध्यान देना, इसको अच्छी तरह से समझना, अपने दिमाग में इसको बैठाना। जहाँ तक मैंने ये 2 टॉपिक आपको करवाए इन्हीं में से ये आपको मैंने बताया है। देश की नाव मझधार में है, जो सीधा सा अर्थ लक्षण के आधार पर प्रकट हो रहा है, सीधा अर्थ नहीं बनेगा, मुख्य अर्थ को छोड़ा जा रहा है और दूसरा अर्थ प्रकट हो रहा है लक्षण के आधार पर, इसलिए इसमें कौन सी शब्द शक्ति लगेगी आपके? लक्षणा। मैं हंसी नहीं कर रहा हूँ, मुझे बड़े जोर की भूख लग रही है। अब इसमें सीधा अर्थ ग्रहण हो रहा है, देखो कि मैं हंसी नहीं कर रहा हूँ, कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, मुझे वास्तव में बहुत ही तेज भूख लगी हुई है। तो सीधा अर्थ ग्रहण हो रहा है, इसलिए शब्द शक्ति कौन सी होगी आपके? अभिधा शब्द शक्ति कहलाएगी। क्लियर हो गया? ओफ, आज तो पत्ता भी नहीं हिल रहा है। पत्ता भी नहीं हिल रहा है, ध्यान देना, पत्ता भी नहीं हिल रहा है मतलब आज बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही है। अर्थ क्या हो रहा है? लक्षण निकल रहा है इसमें अलग से, ठीक है। सीधा अर्थ ग्रहण नहीं होकर पत्ता नहीं हिलने का मतलब यही हुआ कि आज गर्मी बहुत तेज है, हवा बिल्कुल भी नहीं है। तो इस आधार पर ये इसका मुख्य अर्थ को छोड़ा जा रहा है, दूसरा अर्थ ग्रहण किया जा रहा है, इसलिए शब्द शक्ति कौन सी होगी? लक्षणा।
प्रातःकालीन भ्रमण स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है। प्रातःकालीन भ्रमण स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है, या कह सकते हैं कि स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, तब इसका सीधा अर्थ ग्रहण किया जा रहा है। और ऐसी स्थिति में जहाँ पर हम सीधा अर्थ ग्रहण करते हैं वो शब्द शक्ति आपकी कौन सी होती है? अभिधा शब्द शक्ति होती है। तो ये आपको क्लियर हो गएंगे इन चारों के आंसर भी वैसे। और यहाँ पर अभिधा और लक्षणा के बीच अंतर है, तो जैसे कि इनकी परिभाषा और एक एक दो उदाहरण लिखने हैं तो इनका अंतर भी स्पष्ट हो जाएगा। अब जो टॉपिक आपको मैंने कराया गया है रूढ़ि लक्षणा तक, इसमें अगर आपको कोई भी बात अगर समझ में नहीं आई हुई है तो उसको आप अंडरलाइन कर लेना। और जब भी आपकी डाउट क्लास होती है तो आप विद्यालय आकर अपना डाउट्स जो भी है वो क्लियर करके जाएं। मैं आपको समझा दूंगा यहाँ आने के बाद में दोबारा एक बार, ताकि आपको किसी प्रकार की जो है परेशानी नहीं हो, आप इसको अच्छी तरह से कर सकें। ठीक है, धन्यवाद। इनको अच्छी तरह से आपको करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना, और नहीं हो तो मैं अभी इसकी पीडीएफ भी मैं भेज दूंगा आपके, जो पीडीएफ से देखकर इसको पूरे को अपनी नोटबुक के अंदर नोट करना है। और जब भी आप विद्यालय आओ तो अपनी नोटबुक साथ में लेकर आना, ताकि मैं यहाँ पर आपके नोटबुक को भी चेक कर सकूँ। और विद्यालय अगर नहीं भी आ पाओ, बाई चांस अगर ऐसी स्थिति बनती है तो आप अपना कॉपी का जो है पीडीएफ बनाकर भेज देना, मैं उसमें देख लूँगा हाँ भाई आपने होमवर्क कर लिया है। होमवर्क आपको डेली करना है, कोई भी आपको होमवर्क छोड़ना नहीं है। धन्यवाद।